हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। मेरा नाम है राही मेहता और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। एक बार इमेजिन कीजिए, 7 स्टेट्स, लगभग 3 से 3.5 करोड़ लोग, 200 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स, 200 डिफरेंट कम्युनिटीज, अपनी अपनी लैंग्वेजेस, अपने कस्टम्स, अपने फेस्टिवल्स, अपने गॉड्स, अपनी हिस्ट्रीज, और एक तरफ एक सिविलाइजेशन जो खुद को भारत कहती है, जिसकी रूट्स सांस्कृतिक ट्रेडिशन, वैदिक थॉट और मेनलैंड पॉलिटिकल कल्चर में है। दूसरी तरफ एक रीजन जहां चेहरे अलग दिखाई देते हैं, खाना अलग है, म्यूजिक अलग है, सोशल स्ट्रक्चर अलग है, जहां ट्राइबल सिस्टम है, क्रिश्चियनिटी का डीप इन्फ्लुएंस है और कई लैंग्वेजेस जो वहां पर बोली जाती हैं वो साइनो तिब्बतन फैमिली से बिलोंग करती हैं, ना कि इंडो आर्यन फैमिली से। जियोग्राफी भी जैसे ऐसे कह रही हो कि ये जगह बिल्कुल अलग है। नॉर्थ ईस्ट का रीजन जो इंडिया का है, नॉर्थ ईस्ट मेनलैंड इंडिया से ऑलमोस्ट कट ऑफ है। सिर्फ एक पतली सी स्ट्रिप जिसको हम चिकन स्नैक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, एक 22 किलोमीटर की एक पतली सी लैंड स्ट्रिप जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, उसी से नॉर्थ ईस्ट का रीजन जो है वो मेनलैंड इंडिया के साथ कनेक्टेड है। वही एक कॉरिडोर पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ने का काम करता है। उसके चारों तरफ चाइना है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है। अब लॉजिकली सोचिए, ऐसा रीजन तो टूट जाना चाहिए था, ऐसा रीजन तो भारत से अलग हो जाना चाहिए था। हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल हमको बार बार देखने को मिलते हैं, जैसे कि युगोस्लाविया था यूरोप के अंदर, वो टूट गया। सोवियत यूनियन बिखर गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग हो गए। और उन सभी जगहों पर भी प्रॉब्लम्स वही थी। आइडेंटिटी के क्लैशेस थे, एथनिक टेंशन थी, लैंग्वेज के कन्फ्लिक्ट थे, रीजनल नेशनलिज्म था। नॉर्थ ईस्ट में भी यही सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेस जो है वो हर तरफ मौजूद है। आइडेंटिटी अलग, लैंग्वेज अलग, रिलीजन अलग, ज्योग्राफी अलग, एथनिसिटी अलग, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी अलग। और जब 1947 में ब्रिटिश इंडिया छोड़कर गए थे, अंग्रेज जब भारत को छोड़कर गए थे, बहुत से ऑब्जर्वर्स, बहुत से पॉलिटिकल साइंटिस्ट, बहुत से एडमिनिस्ट्रेटर्स का मानना यही था कि नॉर्थ ईस्ट ज्यादा दिन तक भारत के साथ नहीं टिक पाएगा। किसी ने कहा सिर्फ 5 साल, किसी ने कहा सिर्फ 10 साल। प्रेडिक्शन सिंपल थी कि इवेंचुअली नॉर्थ ईस्ट का रीजन जो है वो भारत से अलग हो जाएगा। लेकिन आज 2026 है और नॉर्थ ईस्ट अब भी भारत का हिस्सा है। 7 स्टेट्स, सभी में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ऑपरेट करते हैं, सब इंडियन रुपी यूज करते हैं, सब इंडियन पासपोर्ट कैरी करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जहां कभी इंसर्जेंसी चलती थी, जहां कभी मिलिटेंट्स जंगल में कैंप चलाते थे, आज उसी जगह इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं, कोलिशन गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, सवाल ये उठता है कि ये कैसे हुआ? क्यों नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग नहीं हुआ? ऐसा क्या है भारत के अंदर, ऐसा क्या है हमारी हिस्ट्री में, ऐसा क्या है हमारी सोसाइटी में, हमारी सिविलाइजेशन में कि भारत के टुकड़े नहीं हो पाए? तो चलिए इस पूरी कहानी को आज के इस सेशन के अंदर एक्सप्लोर करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक। नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी आज के इस सेशन के अंदर मैं क्लियर करने का काम करूंगा, बहुत से मिथ बस्ट करूंगा, और इस पूरे रीजन से हम क्या सीख सकते हैं, क्या लेसन है जो पूरी दुनिया के ऊपर लागू होता है, वो भी हम जानने का काम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आपके लिए। जो भी स्टूडेंट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए परचम क्लासेस ने एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है परचम पीएससी। आप जाकर इसके ऊपर ओडिशा से रिलेटेड, पंजाब से रिलेटेड, हरियाणा से रिलेटेड, मध्य प्रदेश से रिलेटेड, बहुत सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं, वो आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं। आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर रहेगा, आप वहां से इस चैनल को डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं और वहां पर जाकर अपनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन को कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर इतना हमने समझ लिया तो इस पूरी स्टोरी की शुरुआत करते हैं, शुरुआत से समझते हैं। और वैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये जो पूरी की पूरी नॉर्थ ईस्ट की कहानी है ना, ये 1947 से शुरू नहीं होती है, बहुत पहले से शुरू होती है। महाभारत के टाइम पीरियड से नॉर्थ ईस्ट की कहानी जो है वो शुरू होती है। महाभारत में एक राजा का जिक्र आता है जिनका नाम था बहागदत्त, जो प्रगज्योतिषपुरा के राजा थे। प्रगज्योतिषपुरा जो है वो आज का असम है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में बागदत्त ने कौरवों की तरफ से लड़ने का काम किया था और एक बहुत ही लेजेंडरी फिगर के रूप में महाभारत की कहानियों के अंदर बागदत्त, प्रगज्योतिषपुरा के राजा को याद भी किया जाता है। अब ऑब्वियस बात है, महाभारत तो माइथोलॉजी है, मॉडर्न एकेडमिक हिस्ट्री में हम महाभारत को काउंट नहीं करते हैं। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट फैक्चुअल एक्यूरेसी नहीं है,
यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्चुअल एक्यूरेसी है ही नहीं, इंपॉर्टेंट है हमारी सिविलाइजेशनल मेमोरी। और भारतीय इमेजिनेशन में, इंडियन इमेजिनेशन में नॉर्थ ईस्ट कभी भी भारत से बाहर नहीं था, कभी भी आउटसाइड नहीं था। नॉर्थ ईस्ट हमेशा भारत की स्टोरी का ही हिस्सा था, उसी का ही पार्ट था। महाभारत की ज्योग्राफी में नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडेड है, हमारे पुरानिक ट्रेडिशन में नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडेड है, हमारे वैष्णव डिवोशनल कल्चर के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट है वो इंक्लूडेड है, हमारे तांत्रिक ट्रेडिशन के कोर के अंदर नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडेड है। इवन जो हमारा कामाख्या टेम्पल है जो असम के अंदर सिचुएटेड है, जो कामाख्या टेम्पल असम के अंदर सिचुएटेड है, गुवाहाटी के पास है, एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। परंपरा के मुताबिक देवी सती की योनि यहां पर गिरी थी, जिसकी पूजा हम कामाख्या देवी टेम्पल के अंदर करते हैं। ये कोई सिर्फ रिलीजन का मिथ नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन का मेटाफोर नहीं है। मैसेज हमारा क्लियर है कि नॉर्थ ईस्ट भारत की स्पिरिचुअल पेरिफेरी नहीं था, नॉर्थ ईस्ट भारत के स्पिरिचुअल कोर का ही हिस्सा था, उसके केंद्र का ही हिस्सा था। फिर यहीं पर अगर आप मणिपुर की बात करो, मणिपुर में मीती किंगडम जो आज हेडलाइंस में वॉयलेंस और एथनिक कन्फ्लिक्ट के कंटेक्स्ट में दिखाई देती है, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है और जनरेशन से वहां पर सनातन धर्म जो है वो पूजा जा रहा है। 18 सेंचुरी में तो मणिपुर की मीती किंगडम ने सनातन और वैष्णव धर्म को और फॉर्मली अडॉप्ट भी कर लिया था। कृष्ण भक्ति इतनी ज्यादा डीपली इंटीग्रेटेड है मणिपुर के कल्चर में जितनी भारत के मेनलैंड में भी नहीं होगी। और आज भी मणिपुरी रास लीला इंडिया की मेजर क्लासिकल डांस ट्रेडिशन में एक भी है, उनमें काउंट भी उसको किया जाता है। यानी कि एक नॉर्थ ईस्टर्न किंगडम की डिवोशनल आर्ट फॉर्म पूरे भारत के कल्चर स्पेस का पार्ट बना दी गई। वहीं आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो हमारा एक स्टेट है, अगर हम मैप के ऊपर देखें, नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे त्रिपुरा है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा स्टेट त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर एक वहां माणिक्य डायनेस्टी ने सेंचुरीज तक रूल किया और रविंद्रनाथ टैगोर का त्रिपुरा रॉयल फैमिली के साथ एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप भी था। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक फेमस प्ले लिखा था जिसका नाम था विसर्जन, वो भी त्रिपुरा के कोर्ट के कंटेक्स्ट में ही लिखा गया था। यानी कि कनेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, कॉलोनियलिज्म से पहले ही भारत जो है वो पूरा नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टेड था। और वहीं पर हम आसाम की अगर बात करें, आसाम के अंदर तो 600 साल तक अहोम डायनेस्टी ने रूल करने का काम किया। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश करी अहोम डायनेस्टी ने। लेकिन आसाम की स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को शेप देने वालों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो थे, उनका नाम था शंकर देव। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, शंकर देव, श्रीमंता शंकर देव भी इनको हम कहते हैं। 15 सेंचुरी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संत थे, एक पोएट थे, एक स्कॉलर थे, एक रिफॉर्मर थे। उन्होंने असम में वैष्णविज्म को पॉपुलर बनाने का काम किया, लेकिन कॉपी पेस्ट वैष्णविज्म इन्होंने लागू नहीं किया। भक्ति मूवमेंट का एक बड़ा ही यूनिक आसामीज वर्जन ये असम के अंदर लेकर आए। शंकर देव ने बोर गीत लिखे, डिवोशनल म्यूजिक असम के अंदर लिखा, अंकिया नाट एक डिवोशनल थिएटर को वहां पर ओरिजिनेट करवाया, सतराज यानी कि मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो आज भी असम के कल्चरल सेंटर हैं वो भी शंकर देव ने वहां पर एस्टेब्लिश करवाए थे। और इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं शंकर देव was as much a part of the bhakti movement as Kabir was, as Tulsidas was, as Mirabai was. Northeast was never civilizationally outside India. The British made it look that way. सिर्फ अंग्रेजों ने ऐसा हमको दिखाने का काम किया। तो ओवरऑल पिक्चर क्या दिखाई देती है? सिविलाइजेशनल लेवल पर नॉर्थ ईस्ट भारत का ऑर्गेनिक पार्ट था, स्पिरिचुअली कनेक्टेड था, कल्चरली कनेक्टेड था, माइथोलॉजिकली कनेक्टेड था, पॉलिटिकल नेटवर्क से कनेक्टेड था। तो फिर आज भी इतने लोगों को ये क्यों लगता है कि नॉर्थ ईस्ट अलग है? ये साइकोलॉजिकल डिस्टेंस आखिरकार आया कहां से? इसका जवाब शुरू होता है कॉलोनियलिज्म से, ब्रिटिश इंजीनियर डिवाइड से, ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से। चलिए इसको समझने का काम करते हैं, कैसे नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने का जो तरीका है, जो प्लान है, वो अंग्रेजों ने डिवाइस किया था। यह सब शुरू हुआ था 1826 की ट्रीटी ऑफ येंडेवो के साथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मा को हराया और आसाम पर कंट्रोल ले लिया। उसके बाद अगले कुछ दशकों में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस धीरे धीरे इस पूरे रीजन के ऊपर, इस पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्प्रेड होने लगा। नागा हिल्स अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गए, लुशाई हिल अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गए, खासी जैंतिया खारो हिल अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गए, मणिपुर त्रिपुरा अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। एक एक करके सब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते चले गए। लेकिन यहां ब्रिटिशर्स ने एक अनयूजुअल डिसीजन लिया। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड इंडिया से पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली डिस्टेंस पर रखा
और 1873 में अंग्रेज लेकर आए इनर लाइन रेगुलेशन। इसका मतलब क्या था इनर लाइन रेगुलेशन का? इसका मतलब था कि नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं हमारे, ये जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे इलाके हैं, इनके अंदर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी गई, इनर लाइन ड्रॉ कर दी गई। यहां पर एंटर करने के लिए मेनलैंड इंडियाज को कुछ नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में एंटर करने के लिए परमिट चाहिए होता था। अपने ही देश के एक रीजन में जाने के लिए परमिट चाहिए होता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये कॉलोनियल एरा का कानून आज भी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में आज भी एग्जिस्ट करता है। ऑफिशियल रीजन क्या दिया था अंग्रेजों ने? ऑफिशियल रीजन दिया था कि ट्राइबल कम्युनिटीज को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल इफेक्ट इसका क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट और मेनलैंड के बीच इंटरेक्शन कम होता चला गया, ट्रेड लिमिटेड हो गया, माइग्रेशन लिमिटेड हो गई, इंटर मैरिज लिमिटेड हो गई, कल्चरल एक्सचेंज कमजोर पड़ गया। फिर क्या हुआ? फिर 1935 आया। फिर 1935 में अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। ब्रिटिश ने नॉर्थ ईस्ट के कई रीजन्स को एक्सक्लूडेड एरियाज या फिर पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब क्या था? एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया, इसका मतलब क्या था? मतलब मेन स्ट्रीम प्रोविंशियल लेजिस्लेशन का इन्फ्लुएंस यहां पर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश इस इलाके को डायरेक्टली गवर्न करेंगे, इस कंसेप्ट को स्टार्ट कर दिया गया। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन नॉर्थ ईस्ट और मेनलैंड इंडिया की और भी ज्यादा कमजोर कर दी गई। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। इसके बाद आए कॉलोनियल क्रिश्चियन मिशनरीज, अमेरिका के बैप्टिस्ट यहां पर आए, वेलिश क्रिश्चियन यहां पर आए, कैथोलिक मिशन यहां पर आए, और धीरे 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 यहां पर क्रिश्चियनिटी का जो पूरा का पूरा स्प्रेड था वो बढ़ने लगा, क्रिश्चियनिटी यहां पर मजबूत होने लगी। और थोड़ा मैं यहां पर अगर फेयर होकर बात करूं तो क्रिश्चियनिटी के आने से यहां पर स्कूल्स आए, क्रिश्चियनिटी के आने से यहां पर हॉस्पिटल आए, यहां पर लिटरेसी स्प्रेड होने लगी, लोकल लैंग्वेज को रिटर्न फॉर्म देने में क्रिश्चियनिटी ने यहां पर हेल्प करी, रोमन स्क्रिप्ट डेवलप हुई, यहां पर एजुकेशन जो थी इस पूरे रीजन के अंदर एक्सपेंड हुई। लेकिन पैरेलल में एक और प्रोसेस भी यहां पर चल रहा था। पूरी की पूरी जनरेशन क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने लगी और धीरे धीरे एक नई आइडेंटिटी, एक नई आइडेंटिटी यहां पर शेप होने लगी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यहां पर शेप होने लगी। और नैरेटिव क्या था? नैरेटिव यहां पर था, तुम मेनलैंड हिंदू से अलग हो, तुम्हारी आइडेंटिटी ट्राइबल है, तुम्हारी आइडेंटिटी क्रिश्चियन है, तुम्हारा हिस्ट्री कल्चर इंडिया से फंडामेंटली डिफरेंट है। शायद ये कोई कह लो कि आप ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी, लेकिन आउटकम इसका बड़ा पावरफुल था। नॉर्थ ईस्ट और मेनलैंड इंडिया के बीच एक साइकोलॉजिकल दीवार खड़ी होनी शुरू हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट हो गया, रिलीजन्स जो थे वो डाइवर्ज होने लगे, कल्चरल एलिनेशन होने लगी, और सब कुछ एक साथ ही ग्रो कर रहा था। और जब 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो वो उस दीवार को हटाना भूल गए, वो दीवार वहीं पर मौजूद रही। ठीक है, ये सब कुछ समझ लिया आपने। अब थोड़ा मैं आपको फिलोसफिकल बात करना स्टार्ट करूंगा, थोड़ी फिलोसफिकल चीजें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। एक डीपर फिलोसफिकल सवाल मेरे लिए आपके पास है, मेरे पास आपके लिए है। भारत असल में है क्या? व्हाट इज इंडिया? क्या इंडिया एक नेशन स्टेट है या एक सिविलाइजेशन है? आपको ये डिस्टिंक्शन एकेडमिक लग सकता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को समझने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। क्योंकि अगर भारत को सिर्फ एक नॉर्मल नेशन स्टेट की तरह अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट का इंडिया के साथ जुड़े रहना आपको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगेगा। वेस्टर्न नेशन स्टेट के मॉडल को अगर हम देखें, वेस्टर्न नेशन स्टेट के मॉडल के अंदर हमको फ्रांस मिलेगा, हमको जर्मनी मिलेगा, हमको इटली मिलेगा, इस तरीके के हमको देश जो है वो देखने को मिलेंगे। ब्रिटेन भी हमको इसी फॉर्म में देखने को मिलेगा। इन वेस्टर्न साइड जो नेशन है, नेशन स्टेट है, जो नेशन स्टेट के मॉडल है यूरोपियन साइड के, इनका आइडिया बड़ा सिंपल है। एक डोमिनेंट लैंग्वेज होगी, एक डोमिनेंट कल्चर होगा, एक सेंट्रलाइज कल्चर होगा, एक यूनिफाइड पॉलिटिकल आइडेंटिटी आपके देश के अंदर होगी। मतलब सिंपल आइडिया, एक नेशन, एक डोमिनेंट लैंग्वेज, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी, एक सेंट्रलाइज कल्चर। अगर डाइवर्सिटी हो भी इन रीजन के अंदर तो उसे एसिमिलेट कर लो अपने कल्चर के अंदर, या उसको सप्रेस कर दो, या स्लोली स्लोली डोमिनेंट आइडेंटिटी में ही उसको मर्ज करने का काम करो। ये सब चीजें कहां पर चल रही हैं? ये यूरोप में चल रही हैं, यूरोप के नेशन स्टेट के मॉडल के अंदर चल रही हैं। भारत का जो मॉडल है वो नेशन स्टेट के मॉडल से अलग है। भारत का जो मॉडल है वो हम सिविलाइजेशनल मॉडल के नाम से जानते हैं। भारत के सिविलाइजेशन ये क्लेम नहीं करती कि सब कोई एक जैसे हो जाएं।
हमारी सिविलाइजेशन का क्लेम ये है ही नहीं। हमारी सिविलाइजेशन का क्लेम इसका उल्टा है कि डाइवर्सिटी इटसेल्फ इज द यूनिटी। ये हमारी देश की सिविलाइजेशन का पूरा क्लेम है। मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीपल कल्चर, मल्टीपल एथनिसिटी, मल्टीपल फेथ, मल्टीपल गॉड्स, मल्टीपल आइडेंटिटीज, यही हमारी सिविलाइजेशन की डिफाइनिंग फीचर है। और भारत हिस्टोरिकली इसी मॉडल के सबसे ज्यादा करीब आज तक रहा है और अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। इसीलिए भारत में तमिल भी सरवाइव करती है, कश्मीरी भी सरवाइव करती है, शैविज्म भी सरवाइव करता है, बुद्धिज्म भी सरवाइव करता है, ट्राइबल कॉस्मोलॉजीज भी सरवाइव करती हैं, वेदांतिक ट्रेडिशन भी सरवाइव करता है। एक रिजिड सी सेमनेस भारत के अंदर कभी भी इंपोज नहीं की गई। एक ब्रॉड सिविलाइजेशनल फ्रेमवर्क भारत के अंदर बन रहा जिसमें डिफरेंसेस जो थे, डाइवर्सिटी जो थी, वो को एग्जिस्ट कर सकती थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने तो 1917 के अंदर जापान में एक लेक्चर दिया था जिसका नाम था नेशनलिज्म। उस लेक्चर में उन्होंने एक बड़ा ही प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट भी दिया था, जिस प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट के चलते रविंद्रनाथ टैगोर को लोग एंटी नेशनल भी बोलने लगे थे। उन्होंने बोला था, द आइडिया ऑफ द नेशन is one of the most powerful anesthetics that man has invented. India has never had a real sense of nationalism. It has been the chief part of our duty to maintain a great federation of mutual help and reverence among different races. ये बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने। आज भी लोग इस कोट को आधा पढ़ते हैं और कंक्लूड कर देते हैं कि टैगोर एंटी नेशनल है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे थे। टैगोर का पॉइंट कुछ और ही था। वो कह रहे थे कि भारत को यूरोप की इस कैटेगरीज में समझने की कोशिश ही गलत है। भारत को समझना ही चाहिए यूरोप की तरह आपको। भारत फ्रांस या जर्मनी जैसा प्रोजेक्ट नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं। भारत की स्ट्रेंथ यूनिफॉर्मिटी में नहीं है, एब्जॉर्प्शन में है, एकोमोडेशन में है, डिफरेंसेस को सरवाइव करने देने में है। और यही हमारे इस पूरे सेशन का सेंट्रल थीसिस है। इसी नजरिए से हम भारत को समझ रहे हैं। ठीक है जी, सेंट्रल थीसिस समझें। नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा, इस थीसिस का सबसे डिफिकल्ट टेस्ट केस शुरू से रहा है। सबसे ज्यादा एथनिक डाइवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में, सबसे ज्यादा लिंग्विस्टिक फ्रेगमेंटेशन नॉर्थ ईस्ट में, सबसे ज्यादा कॉलोनियल आइसोलेशन नॉर्थ ईस्ट में, सबसे ज्यादा इंसर्जेंसीज नॉर्थ ईस्ट में, सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर नॉर्थ ईस्ट में। अगर भारत का सिविलाइजेशन मॉडल कहीं फेल होना चाहिए था तो लॉजिकली नॉर्थ ईस्ट में फेल होना चाहिए था। जैसे यूगोस्लाविया टूट गया, जैसे सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो गए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह कभी भी ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, वहां पर वायलेंस है, इंसर्जेंसीज है, हजारों लोग वहां पर मारे गए हैं, डिस्ट्रस्ट आज भी एग्जिस्ट करता है। और ऑनेस्टली बोलूं तो मणिपुर में इवन टुडे मई 2026 में सिस्टम अब भी टेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर तो होल्ड कर गया, मोस्टली होल्ड कर गया। तो सवाल वही है, कैसे हुआ ये? आखिर वो क्या था जिसने इतने प्रेशर के बाद भी इस सिस्टम को कंप्लीटली कोलैप्स नहीं होने दिया? इसका जवाब 1947 के बाद ली गई एक कॉन्स्टिट्यूशनल चॉइस में छुपा हुआ है, जिसको हमको अब समझना है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल चॉइस को हमको समझना है। एक ऐसी चॉइस है ये जिसने जिसमें एकोमोडेशन भी था और कॉन्ट्राडिक्शन भी थी, जिसमें इंटीग्रेशन भी था, फ्रेगमेंटेशन का रिस्क भी था। और वहीं से शुरू होती है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी की असली पॉलिटिकल कहानी। चलो अब इस पॉलिटिकल कहानी को समझते हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स को समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जो पैराडॉक्स को फेस कर रहे थे, जो इम्पॉसिबल चॉइस को फेस कर रहे थे, वहां से अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने सिविलाइजेशन की कहानी समझी, लेकिन फिर आ गया हमारा 1947 और हम हो गए आजाद। 1947 के ब्रिटिश चले गए, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया और अब एक कंप्लीटली नया सवाल सामने था। इस इम्पॉसिबल लेवल की डाइवर्सिटी को एक रिपब्लिक में कैसे आखिर जोड़ा जाए, कैसे कन्वर्ट किया जाए? कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा? स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सेंटर पावरफुल होगा या स्टेट पावरफुल होंगे? आइडेंटिटी को सप्रेस किया जाएगा या आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा? और यही डॉक्टर बी आर अंबेडकर और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा टास्क था, क्योंकि उनके पास दो एक्सट्रीम मॉडल अवेलेबल थे जो वो भारत के पर्सपेक्टिव में चूज कर सकते थे। पहला एक्सट्रीम क्या था? पहला एक्सट्रीम था यूनिफॉर्म एसिमिलेशन। पहला एक्सट्रीम था यूरोपियन स्टाइल्ड नेशन स्टेट का मॉडल भारत के लिए डेवलप करना, फ्रांस जैसा मॉडल, जर्मनी जैसा मॉडल डेवलप करना। इसमें क्या होता? इसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होता, इसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होता, सेंट्रल गवर्नमेंट होती, एक डोमिनेंट नेशनल आइडेंटिटी होती, एक कॉमन लैंग्वेज होती, रीजनल आइडेंटिटीज को ग्रेजुअली डाइल्यूट कर दिया जाता, डिफरेंसेस को प्राइवेट स्फीयर तक लिमिट कर दिया जाता। इनका सिंपल आइडिया था, पहले नेशन बनाओ,
डाइवर्सिटी को बाद में मैनेज कर लेंगे, वो बाद में मैनेज होती रहेगी। इंडिया अगर ये रूट लेता तो शायद हिंदी भाषा एग्रेसिवली पूरे भारत पर इंपोज कर दी जाती, रीजनल कल्चर को लोकल कल्चर बना दिया जाता, और स्टेट का फोकस होता यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के ऊपर। ये टास्क जो था, ये पहली चॉइस हो सकती थी हमारे पास, लेकिन हमने इसको चूज नहीं किया। फिर दूसरी चॉइस कौन सी थी हमारे पास, दूसरा पाथ कौन सा था हमारे पास जिसको डॉक्टर अंबेडकर और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चूज कर सकती थी? दूसरा हमारे पास पाथ था ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट रीजन्स के अरेंजमेंट का। ये क्या है? इसमें हर स्टेट का अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता, हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता, अपने कानून होते, अपना पॉलिटिकल सिस्टम होता, सेंटर के पास सिर्फ डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी होती। यानी इंडिया नाम का सिर्फ एक अम्ब्रेला होता, लेकिन अंदर प्रैक्टिकली अलग अलग कंट्रीज जो थी वो यहां पर मौजूद होती, जिसको दूसरे पाथ के रूप में हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी वो सोच सकती थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने एंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने पहला एक्सट्रीम भी रिजेक्ट कर दिया और दूसरा एक्सट्रीम भी रिजेक्ट कर दिया, इन दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने समझा कि इंडिया यूरोप नहीं है, यहां जर्मनी या फ्रांस वाला नेशन स्टेट मॉडल मैकेनिकली अप्लाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि अगर इंडिया को सिर्फ एक लूज अलायंस बनाकर रखा जाएगा ना, तो इंडिया सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने एक मिडिल पाथ चूज किया, एक ऐसा फ्रेमवर्क चूज किया जो डाइवर्सिटी को इरेज नहीं करेगा, लेकिन उसे कंप्लीटली सेपरेट पॉलिटिकल आइलैंड में कन्वर्ट भी नहीं होने देगा। इन शॉर्ट, हमारे संविधान बनाने वालों ने सोचा, यूनाइट दी डाइवर्सिटी, डोंट डिस्ट्रॉय दी डाइवर्सिटी। इसी फिलोसफी के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हुआ, इसी फिलोसफी के अंडर मल्टीपल लैंग्वेजेस को रिकॉग्निशन दिया गया, और आज हमको हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के अंदर, 8 शेड्यूल के अंदर हमको 22 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। इसमें स्टेट्स को हमने सब्सटेंशियल पावर दिए, यानी इंडिया फॉर्मली फेडरल बना विद यूनिटरी बायस। हमारी यूनियन जो थी वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, लेकिन फेडरल कैरेक्टर इंडिया का वीक नहीं होने दिया गया। रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज के राइट्स आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक के फंडामेंटल राइट्स में प्रोटेक्ट किए गए, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन दिए गए, सेफ गार्ड दिए गए, टारगेटेड प्रोटेक्शन प्रोग्राम उनके लिए लेकर आया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स हमने डेवलप किए। नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म हमने डेवलप किए। हम 5th शेड्यूल लेकर आए, हम 6th शेड्यूल लेकर आए, जिससे नॉर्थ ईस्ट की एस्पिरेशंस को रिकॉग्नाइज किया गया। ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई, कस्टमरी ट्राइबल लॉज को रिकॉग्निशन दिया गया, लैंड ओनरशिप को प्रोटेक्शन दिया गया, और इस पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेस दिया गया। मैसेज भारत का क्लियर था, इंडिया तुम्हारी आइडेंटिटी को इरेज नहीं करेगा, इंडिया तुम्हारी आइडेंटिटी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेगा। समझे? लेकिन यही एक और पैराडॉक्स छुपा हुआ है, और इस पैराडॉक्स के अंदर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज की जड़ भी थी। देखो, ध्यान से समझो, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, एक हिडन पैराडॉक्स को पैदा किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफिशियली कहा, तुम्हारी लैंग्वेज मैटर करती है, तुम्हारा कल्चर मैटर करता है, तुम्हारी ट्राइब मैटर करती है, तुम्हारी रीजनल आइडेंटिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे। और नेचुरली कई रीजन्स ने इसका एक और मीनिंग निकाला। ठीक है, कई रीजन्स ने इसका एक और मीनिंग निकाला, इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी पैदा हुए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है डिस्टिंक्ट ट्राइबल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज। इसका इंटेंडेड आउटकम तो क्या था कि ये सारा रीजन जो है वो भारत के अंदर जुड़ा रहे, भारत से अलग ना हो, लेकिन इसके कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी अपने को देखने को मिलते हैं। क्या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस थे? कई रीजन के लोगों ने, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोगों ने ये बोला कि भैया, अगर हम अलग हैं तो हमारी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करो, हमारी आइडेंटिटी को असर्ट करो। और सेपरेटिस्ट इमेजिनेशन जो थी वहां पर ग्रो होने लगी। उनको लगा कि अगर हमारी आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक अलग से फ्रेमवर्क देता है, हमको अलग से मेंशन करता है, अगर हमें स्पेशल ऑटोनॉमी भारत का संविधान प्रोवाइड करता है, तो फिर हमको एक अलग नेशन ही क्यों नहीं दे देता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? यही कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स था।
आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30, खास तौर पर आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 एंड 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, जब हम नॉर्थ ईस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए इतने ज्यादा फ्रेमवर्क हमारे संविधान के अंदर लेकर आए, तो उन्हीं फ्रेमवर्क के चलते लोग ये सोचने लगे कि भैया अगर हम इतने अलग हैं कि संविधान में अलग से तुम हमको प्रोटेक्शन दे रहे हो, अगर हमारी लैंग्वेज इतनी अलग है, हमारा कल्चर इतना अलग है, हमारी ट्राइब इतनी अलग है, हमारा रीजनल आइडेंटिटी इतना अलग है, तो हमको अलग देश ही क्यों नहीं दे देते तुम? अगर हमारी आइडेंटिटी इतना इंपॉर्टेंट है तो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको बाहर निकालकर अलग देश, अलग संविधान ही दे दो हमको। ये पैराडॉक्स पैदा हुआ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। सेम कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया को यूनाइट रखने के लिए लिखा गया था, उसने अनइंटेंशनली सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज को भी स्ट्रेंथन कर दिया भारत के अंदर। ठीक है, फेडरलिज्म का पर्पस था एकोमोडेट करना, लेकिन एकोमोडेशन ने कई जगह पर डिस्टिंक्ट नेशनहुड की इमेजिनेशन को भी स्पेस देने का काम किया, और नॉर्थ ईस्ट में इसका इंपैक्ट अपने को सबसे ज्यादा दिखाई देता है और आज भी दिखता है, क्योंकि वहां डाइवर्सिटी अलग ही एक्सट्रीम लेवल पर है। कॉलोनियल आइसोलेशन ऑलरेडी वहां पर बहुत ज्यादा डीप था, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्ट करता था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा तुम अलग हो, तुम्हारी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की जाएगी, कई ग्रुप्स ने उसी इस तरह सुना, हम फंडामेंटली सेपरेट हैं। और इसी गैप के अंदर इंसर्जेंसीज पैदा हुई, नागा नेशनलिज्म पैदा हुआ, मीजो इंसर्जेंसी पैदा हुई, मीती रेडिकल ग्रुप्स एग्जिस्टेंस में आए, आसाम के अंदर उल्फा का जन्म हुआ। हर मूवमेंट अलग थी, हर ग्रीवियंस अलग थी, लेकिन अंडरलाइंग क्वेश्चन सबका ऑलमोस्ट सेम था, हम इंडिया के अंदर एक आइडेंटिटी है या हम इंडिया से अलग एक नेशन है। लेकिन अब यहां स्टोरी में एक और ट्विस्ट आता है। वही संविधान, वही कॉन्स्टिट्यूशन जिसने सेपरेटिस्ट इमेजिनेशन को स्पेस दिया, वही कॉन्स्टिट्यूशन बाद में इंसर्जेंसीज को एब्जॉर्ब और रिजोल्व करने का सबसे बड़ा हथियार बना हमारे लिए। फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म, पॉइंट टू बी नोटेड हेयर। क्या पॉइंट नोट करेंगे हम? फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म, इसी ने भारत को टूटने से बचाया। फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म ने भारत को टूटने से बचाया। वही कॉन्स्टिट्यूशन जिसने सेपरेटिस्ट इमेजिनेशन को स्पेस दिया, वही इंसर्जेंसी को एब्जॉर्ब और रिजोल्व करने का सबसे बड़ा हथियार बना। फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म ने सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाया। ठीक है, तो आर्टिकल 371 के इतने डिफरेंट वर्जन लेकर आए गए कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की एस्पिरेशंस को उसके अंदर शामिल कर लिया गया। इतने सारे पीस अकॉर्ड साइन हुए, यानी कि इंडिया ने एक रिजिड मॉडल को इंपोज नहीं किया नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। भारत ने निगोशिएट किया, भारत ने अडेप्ट किया, भारत ने मॉडिफाई किया, और शायद इसी फ्लेक्सिबिलिटी ने नॉर्थ ईस्ट को यूगोस्लाविया बनने से रोका, सोवियत यूनियन बनने से रोका, पाकिस्तान बांग्लादेश स्टाइल परमानेंट ब्रेकअप होने से रोका। तो आयरनी क्या है? आयरनी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉब्लम को पार्शली क्रिएट भी किया और सॉल्यूशन भी किया। सेम डॉक्यूमेंट, डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस उसके पैदा हुए। यही पैराडॉक्स है, यही ब्यूटी है, और शायद यही ट्रेजेडी भी है नॉर्थ ईस्ट के केस में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आखिरकार ये हमने सब समझ लिया, बट आखिर इंसर्जेंसीज स्टार्ट ही क्यों हुई नॉर्थ ईस्ट के रीजन के अंदर, और कितने टाइप की इंसर्जेंसीज नॉर्थ ईस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ये सब कुछ भी हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं व्हाई इंसर्जेंसीज स्टार्टेड। ठीक है, अब तक एक चीज क्लियर हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रेमवर्क दिया, सिविलाइजेशन मेमोरी ने एक डीपर कनेक्शन दिया, लेकिन फिर भी सवाल वही है, एक्चुअल इंसर्जेंसीज शुरू क्यों हुई? सिर्फ फिलोसफी की वजह से इंसर्जेंसी स्टार्ट नहीं होती है, सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से इंसर्जेंसी स्टार्ट नहीं होती है। रियल ग्रीवियंसेस थे, रियल एंगर था, रियल डिस्ट्रेस था, और अगर हम उन रीजंस को ऑनेस्टली समझेंगे नहीं, तो नॉर्थ ईस्ट की स्टोरी को कभी भी हम समझ नहीं पाएंगे, हम गलत ही समझेंगे, और सॉल्यूशंस को भी हम गलत ही समझेंगे। तो अब मैं समझाता हूं उन रीजंस को जिनके चलते नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई। पहला रीजन जो था जिसके चलते इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई, एक एक करके सभी समझेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट रीजन था जिसके चलते इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई, वो था आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सबसे पहला रीजन था, आइडेंटिटी। अब ये क्या होती है आइडेंटिटी? ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के कई कम्युनिटीज अपने आप को हिस्टोरिकली डिस्टिंक्ट मानती थी, अलग मानती थी। कुछ ग्रुप्स के लिए इंडिया एक एंशिएंट सिविलाइजेशन नहीं था, नॉर्थ ईस्ट के कुछ ग्रुप्स के लिए, बल्कि भारत उनके लिए एक मॉडर्न पॉलिटिकल स्टेट था, जो 1947 के बाद उनके इलाके में आ गया। नागा नेशनलिज्म इसका सबसे पावरफुल एग्जांपल है। कई नागा लीडर्स का आर्गुमेंट सिंपल था नॉर्थ ईस्ट में, हम कभी इंडिया का पार्ट थे ही नहीं उनके अकॉर्डिंग।
ब्रिटिश ने नागा हिल्स को कभी फुली एनेक्स किया ही नहीं था, और जब अंग्रेज चले गए तो सोवर्निटी जो थी वो ऑटोमेटिकली उन्हें वापस मिल गई। इसलिए उनका क्लेम था कि इंडिया ने हमें वॉलंटरली ज्वाइन नहीं करवाया, बल्कि फोर्सफुली भारत ने नागास को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का काम किया। तो आइडेंटिटी पहला कारण। मिजोरम के अंदर जो मिजो कम्युनिटी है उनका आर्गुमेंट भी कुछ इसी लाइंस के ऊपर था। मिजोरम की मिजो कम्युनिटी का कहना था कि हम तो भैया मिजोरम के लुशाई हिल्स के रहने वाले हैं, हम तो लुशाई हिल्स के रहने वाले लोग हैं, हमारे हिस्टोरिकल इंटरेक्शन बर्मा के साइड पर भी थे, भारत के साइड पर भी थे, हमें रैंडमली इंडिया के फ्रेमवर्क के अंदर फिट कर दिया गया। अब एकेडमिकली देखा जाए तो इन क्लेम्स में हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, और सब कुछ यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, परसेप्शन। लोग अपनी हिस्ट्री को कैसे देखते हैं वो ओफन आर्काइव्स पर बेस्ड नहीं होता है। लोग अपनी हिस्ट्री को अलग नजरिए से देखते हैं जो उनके सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से निकलती है। नागा नेशनल काउंसिल ने इसी आइडेंटिटी के चलते नागा नेशनल काउंसिल ने अपनी इसी आइडेंटिटी के चलते 14 अगस्त 1947 को अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। भारत की इंडिपेंडेंस से एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया था। फिर 1951 में नागालैंड के ए जेड फिजो जो थे, नागालैंड के ए जेड फिजो जो थे, उन्होंने एक अनऑफिशियली प्लेबिसाइड कंडक्ट करवाया था नागालैंड के अंदर, और उनमें ये क्लेम किया था फिजो ने कि भैया नागालैंड के 98% लोग जो है वो भारत के साथ जाना नहीं चाहते, वो एक इंडिपेंडेंट नागालैंड चाहते हैं। तो ये आइडेंटिटी थी जिसके चलते नागालैंड के अंदर और मिजोरम के अंदर ये इंसर्जेंसी जो थी वो स्टार्ट हुई। ये पहला कारण हो गया आइडेंटिटी, क्योंकि लोग अपनी हिस्ट्री को अपने सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से देखते हैं, एक लार्जर पिक्चर से बाद में देखते हैं। दूसरा कारण था इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। दूसरा कारण था इस इंसर्जेंसी के स्टार्ट होने का इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। अब ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट रिसोर्स रिच रीजन है। नॉर्थ ईस्ट में चाय मिलती है, टी टी प्लांटेशन है, ऑयल प्लांटेशन है, कोयला मिलता है नॉर्थ ईस्ट में, टिम्बर मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है, बैम्बू मिलता है, और हाइड्रो पावर भी मौजूद है नॉर्थ ईस्ट में। तो क्वेश्चन ये था, इन सभी रिसोर्सेज का नॉर्थ ईस्ट के लोकल लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा था? बहुत सी नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटीज को लगा कि दिल्ली को इस रीजन से प्राइमरीली सिर्फ रिसोर्सेज चाहिए, दिल्ली इस रीजन को इंटीग्रेट नहीं करना चाहता। असम से तेल ले जाओ, टी प्लांटेशन से चाय ले जाओ, टिम्बर ले जाओ, मिनरल ले जाओ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मत दो। इंडस्ट्रीज वो कहां पर है? कनेक्टिविटी वो तो है ही नहीं। नौकरियां वो तो मेनलैंड भारत में भी नहीं है। ये सारी चीजें जो थी वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहुंच नहीं पा रही थी। रेलवेज की बात करें तो दशकों तक रेलवेज जो थी वो नॉर्थ ईस्ट में पहुंच नहीं पाई, रोड नेटवर्क पहुंच नहीं पाए, हेल्थ केयर पहुंच नहीं पाई, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पहुंच नहीं पाए, आईआईटीज पहुंच नहीं पाई, एम्स पहुंच नहीं पाए। मणिपुर को जो नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है, पहली पैसेंजर रेल कनेक्टिविटी 2014 में मिली है। इंडिपेंडेंस के 67 सालों के बाद मणिपुर को रेलवे कनेक्टिविटी मिली है। तो नेचुरली इस इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन के चलते रिजेंटमेंट तो बिल्ड होगा ही होगा। कई लॉजिकल इंटेलेक्चुअल्स जो थे कई लॉजिकल इंटेलेक्चुअल्स जो थे और इंसर्जेंट ग्रुप्स को जो थे, वो इसको इंटरनल कॉलोनियलिज्म बोलते थे। उनका कहना था कि ये आइडेंटिटी इनसिक्योरिटी, ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये भारत की तरफ से एक इंटरनल कॉलोनियलिज्म है। अंग्रेज चले गए लेकिन नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कब्जा अभी भी किसी और का बना हुआ है। यानी ब्रिटिश चले गए लेकिन एक्सप्लॉयटेशन का स्ट्रक्चर आज भी चल रहा है, बस रूलर बदल गए हैं। और इंटरेस्टिंगली इवन कई सारे मॉडरेट वॉइसेस जो नॉर्थ ईस्ट में हैं, वो भी इसी चीज को सच्चे मानने लग गए थे जब ये इंसर्जेंसी अपने पीक पर थी नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो ये दो रीजन हो गए। तीसरा रीजन था गवर्नेंस का गैप। तीसरा रीजन था गवर्नेंस का गैप। ये बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है ये भी। दिल्ली से पॉलिसीज बनती थी, ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो मेनलैंड से नॉर्थ ईस्ट के अंदर भेजे जाते थे। कई ऑफिसर्स जो थे वो लोकल लैंग्वेज समझते ही नहीं थे, लोकल कस्टम को समझते ही नहीं थे, ट्रेडिशनल अथॉरिटी स्ट्रक्चर को सीरियसली लेते ही नहीं थे। अब इमेजिन कीजिए एक नागा विलेज जहां ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल सेंचुरी से फैसले करते हुए आए हैं, फिर एक आउटसाइड ब्यूरोक्रेट आता है, एक आईएएस ऑफिसर आता है, सिस्टम में आता है, वो बोलता है कि भैया ये नहीं चलेगा, ये फॉर्म भरो, ये परमिट लाओ, ये प्रोसीजर फॉलो करो, इस फाइल को लेकर आओ, ये रेगुलेशन यहां पर लागू होगा। और कई बार जो ऑफिसर अपॉइंट होते थे वो विलेज लेवल तक जाते ही नहीं थे, कभी गांव देखते ही नहीं थे। रिजल्ट इसका एलियनेशन। लोगों को लगा गवर्नेंस उनके साथ नहीं हो रही है, लोगों को लगा गवर्नेंस उनके ऊपर हो रही है।
और जब डेमोक्रेटिक चैनल्स कमजोर फील होने लगते हैं, जब पेटिशंस काम नहीं करती, जब एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टेंट लगता है, तो लोग अल्टरनेटिव सिस्टम ढूंढने लगते हैं। इंसर्जेंसीज अक्सर वही अल्टरनेटिव सिस्टम बन जाती हैं। सिर्फ वायलेंस नहीं, पैरेलल टैक्सेशन लागू हो जाता है, पैरेलल जस्टिस सिस्टम शुरू हो जाता है, पैरेलल अथॉरिटी बन जाती है। कई इंसर्जेंट ग्रुप्स ग्रेजुअली शैडो गवर्नमेंट की तरह फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3 कारण हो गए इंसर्जेंसी के। चौथा कारण क्या था? जियोपॉलिटिकल फैक्टर। जियोग्राफी इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग फैक्टर। नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ही इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है। आपने नॉर्थ ईस्ट का मैप तो देखा ही है। चाइना है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है। डोमेस्टिक कनेक्शन सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर से है। इस ज्योग्राफी का डायरेक्ट सिक्योरिटी इंप्लीकेशन पड़ता है नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। अगर कोई इंसर्जेंट ग्रुप हथियार लाना चाहे तो बॉर्डर पोरस है, पॉसिबल है, हथियार ला सकते हो आप। ट्रेनिंग कैंप एस्टेब्लिश करना चाहे, पॉसिबल है, बॉर्डर के उस तरफ जाकर एस्टेब्लिश कर सकते हो आप। बॉर्डर क्रॉस करके आप डिसअपियर हो सकते हो, आप गायब हो सकते हो। और 1960-70s में चाइना ने कुछ इंसर्जेंट फैक्शंस को सपोर्ट और ट्रेनिंग भी दिया इस रीजन के अंदर। म्यांमार के जंगल के अंदर चाइना ने कैंप लगवाए। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स भी इस इंस्टेबिलिटी को और ज्यादा एम्पलीफाई कर रही थी 1960-70s के अंदर। पाकिस्तान की आईएसआई पर भी एलिगेशंस है कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के उल्फा को या नागा सोशलिस्ट काउंसिल को सपोर्ट करने का काम किया। बांग्लादेश की टेरिटरी का यूज कैंप के रूप में और ट्रांजिट रूट के लिए किया जाता था। बांग्लादेश से हथियार सप्लाई किए जाते थे। स्पेशली जब शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया गया, उसके बाद एक लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट हमारा डिस्टेबलाइज रहा, क्योंकि बांग्लादेश से ट्रेनिंग और हथियार नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच रहे थे। यानी इंसर्जेंसी सिर्फ इमोशनल मूवमेंट नहीं थी, इंसर्जेंसी को मेटीरियली फिजिबल बनाया गया। जियोपॉलिटिक्स के चलते चाइना और पाकिस्तान का इसमें योगदान था। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो कारण है इस पूरे के पूरे रीजन का, कंफ्लिक्ट का, इंसर्जेंसी का, वो है कॉलोनियल हैंगओवर। वो है कॉलोनियल हैंगओवर, कॉलोनियल लेगेसी। ब्रिटिशर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेपरेशन क्रिएट करके गए, वो एक साथ डिसअपियर नहीं हुई। इनर लाइन रेगुलेशन कंटिन्यू रहा, एक्सक्लूडेड एरियाज की मेंटेलिटी कंटिन्यू रही। उसके स्ट्रेटेजिक रीजन भी थे। नागा इंसर्जेंसी ऑलरेडी एक्टिव थी, चाइना बॉर्डर सेंसिटिव था, लेकिन इससे लोकल सिटीजन जो थे उनको यह सिग्नल मिल रहा था कि तुम ऑफिशियली इंडियन हो, लेकिन तुम्हारे रीजन में एंटर करने के लिए हमको परमिट चाहिए होगा। ये एक सटल साइकोलॉजिकल सेपरेशन को रीइंफोर्स करता है, एक इनविजिबल दीवार बनाता है इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? आइडेंटिटी की टेंशन, इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस, गवर्नमेंट के फेलियर, जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, कॉलोनियल हैंगओवर, ये सब एक साथ आए और इस कंबस्टिबल मिक्स के अंदर इंसर्जेंसीज पैदा हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंसर्जेंसीज इसलिए नहीं हुई क्योंकि नॉर्थ ईस्ट नेचुरली एंटी इंडिया था, और ना ही इसलिए क्योंकि भारत और नॉर्थ ईस्ट सिविलाइजेशनली डिस्कनेक्टेड थे। इंसर्जेंसीज हुई क्योंकि पॉलिटिकल इंटीग्रेशन और इमोशनल इंटीग्रेशन के बीच एक गैप रह गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रेमवर्क दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज और लोकल एस्पिरेशंस उस फ्रेमवर्क के अंदर फुली एब्जॉर्ब नहीं हो पाई। और जहां स्टेट का फ्रेमवर्क कमजोर पड़ता है, वहां आर्म्ड मूवमेंट अक्सर उस वैक्यूम को फिल कर देती हैं, और यही हमारे नॉर्थ ईस्ट में हुआ। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कितने प्रकार की इंसर्जेंसीज नॉर्थ ईस्ट के अंदर चल रही हैं। देयर आर 4 फेसेस ऑफ इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एक है एथनिक इंसर्जेंसी, एक है सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी, एक है कम्युनल कन्फ्लिक्ट, और एक है मल्टी एथनिक इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। एक एक करके हम इन चारों को भी डिस्कस कर सकते हैं। इनके गोल्स अलग हैं, 4 टाइप की इंसर्जेंसी के मेथड अलग हैं, आउटकम भी अलग है। और अपन एक्चुअली क्या करते हैं ना, अपन नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को एक सिंगल मूवमेंट मान लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी में एक सिंगल आइडियोलॉजी नहीं है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में मल्टीपल इंसर्जेंसीज थी, और हर इंसर्जेंसीज का लॉजिक अलग था, गोल अलग थे, मेथड अलग थे, और आउटकम भी अलग थे। ब्रॉडली देखें तो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, या मैं इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। और इन कैटेगरीज को समझे बिना आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि कुछ कंफ्लिक्ट पीसफुली सेटल कैसे हो गए और कुछ कंफ्लिक्ट आज तक अनरिजॉल्व्ड क्यों हैं। पहले टाइप की इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट में एथनिक इंसर्जेंसी। इसका गोल क्या है? इसका गोल है रिकॉग्निशन, इसका गोल है डिग्निटी को पाना, इसका गोल है ऑटोनॉमी को हासिल करना विद इन इंडिया। एथनिक इंसर्जेंसीज का बेसिक लॉजिक सिंपल होता है,
जब एक कम्युनिटी फील करती है कि उसकी आइडेंटिटी थ्रेटन हो रही है, लैंग्वेज डिसअपियर हो सकती है, कल्चर एब्जॉर्ब हो सकता है, लैंड जो है उसके इलाके की जमीन बाहर के लोग छीन सकते हैं, पॉलिटिकल पावर किसी और ग्रुप के हाथ में जा सकती है, तो वहां पर एथनिक इंसर्जेंसीज पैदा होती हैं। तब वहां पर डिमांड होती है कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको ऑटोनॉमी दी जाए, उनको अपनी काउंसिल बनाने की पावर दी जाए, उनको अपनी असेंबली बनाकर दी जाए, उनको अपना स्टेट दिया जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए यहां पर, एथनिक इंसर्जेंसीज हर बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगती। ज्यादातर केसेस में एथनिक इंसर्जेंसीज कहती हैं कि हम इंडिया के अंदर रहना चाहते हैं, लेकिन हम डिग्निटी के साथ रहेंगे, हम ऑटोनॉमी के साथ रहेंगे। और यही आसाम के बोडो कम्युनिटी की केस के अंदर हुआ। एथनिक मूवमेंट बोडो कम्युनिटी के जो चली आसाम में, वो इसी का ही एक परफेक्ट पर्टिकुलर एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलता है। ठीक है जी। इसके बाद सेकेंड टाइप की इंसर्जेंसी जो अपने को नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी। सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी जो है, ये सेकंड कैटेगरी पर आती है। ये एथनिक इंसर्जेंसी से फंडामेंटली डिफरेंट होती है। एथनिक इंसर्जेंसीज यूजुअली कहती है हमें ऑटोनॉमी दो, हमें रिकॉग्निशन दो, लेकिन इंडिया के अंदर ही डिग्निटी के साथ हमको रहने दो। लेकिन जो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी है वो फुल सोवरेन इंडिपेंडेंस मांगती है, वो भारत से बाहर जाना चाहती हैं, वो भारत का हिस्सा नहीं रहना चाहती। ये ज्यादा रेडिकल होती हैं। ये कहती हैं हमें इंडिया के अंदर बेटर डील चाहिए ही नहीं, हमें इंडिया से बाहर निकलना है, हमें सेपरेट कंट्री चाहिए, हमें सेपरेट फ्लैग चाहिए, हमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, सेपरेट आर्मी चाहिए, यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप चाहिए, फॉरेन एम्बेसीज चाहिए, कंप्लीट सोवर्निटी चाहिए। और इसीलिए ये मूवमेंट जनरली सबसे वायलेंट और सबसे लॉन्गेस्ट लास्टिंग होती है, क्योंकि डिमांड ही इतनी मैक्सिमलिस्ट होती है, कॉम्प्रोमाइज के लिए स्पेस ही बहुत कम बचता है। अब मिजोरम के अंदर जो इंसर्जेंसी थी वो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी थी। ग्रेटर नागालैंड की डिमांड भी एक सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी थी, जो आज की डेट में बड़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से भारत ने कंटेन करने का काम किया। तो मिजो इंसर्जेंसी एंड नागा इंसर्जेंसी जो है, वो परफेक्ट पर्टिकुलर एग्जांपल है सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी का। ठीक है जी। इसके बाद अगर आगे चले हम, इसके बाद जो हमको देखने को मिलती है तीसरे टाइप का कंफ्लिक्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तीसरे टाइप की इंसर्जेंसी, इसको हम कम्युनल रिलीजियस कंफ्लिक्ट के नाम से जानते हैं, कम्युनल रिलीजियस इंसर्जेंसी के नाम से जानते हैं। ये ट्रेडिशनल इंसर्जेंसी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहां कोई सिंगल अंडरग्राउंड आर्मी नहीं होती, कोई क्लियर चेन ऑफ कमांड नहीं होती, कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं होती। ये कंफ्लिक्ट वेव्स में आता है, कभी इलेक्शन के टाइम पर आता है, कभी माइग्रेशन के इशू पर आता है, कभी डेमोग्राफिक फियर की वजह से आता है, लेकिन इसका इंपैक्ट बिल्कुल इंसर्जेंसी जैसा होता है। मौत होती है, डेथ होती है, राइट होती है, पोलराइजेशन होती है, पैरेलल आर्म्ड ग्रुप बनते हैं, लॉन्ग टर्म डिस्ट्रस्ट पैदा होता है। और नॉर्थ ईस्ट में इसका सबसे पर्टिकुलर एग्जांपल है आसाम। आसाम में बांग्लादेश के थ्रू जो माइग्रेशन हुआ, जो आसामीज डेमोग्राफी चेंज हुई, बंगाली स्पीकिंग आसाम के अंदर बढ़े, मुस्लिम कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन आसाम के अंदर बढ़ी, उसके चलते आसाम में कम्युनल कन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हुए, जिसके चलते आसाम एकॉर्ड साइन हुए, जिसके चलते कई सारे मसैकर और कई सारे कम्युनल राइट्स जो है वो इस रीजन के अंदर हमको देखने को मिले। और आज प्रेजेंट में भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान भी इस पूरे आसाम की इस कम्युनल इंसर्जेंसी को हमने रिवाइव होते हुए देखा। ठीक है, ये तीसरे टाइप की इंसर्जेंसी होगी। चौथे टाइप की इंसर्जेंसी है मल्टी एथनिक इंसर्जेंसी। ठीक है, चौथा टाइप है ये, और शायद सबसे डेंजरस टाइप भी यही है जो मणिपुर के अंदर चल रहा है, क्योंकि यहां कंफ्लिक्ट स्टेट वर्सेस इंसर्जेंट का होता ही नहीं है, या कम्युनिटीज डायरेक्टली एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं, जमीन के लिए लड़ती हैं, पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए कम्युनिटीज आपस में लड़ती हैं, इंडिजीनियस स्टेटस के लिए कम्युनिटीज आपस में लड़ती हैं, डेमोग्राफिक कंट्रोल के लिए कम्युनिटीज आपस में लड़ती हैं, और स्टेट स्टेट बीच में फंस जाता है। कभी पुलिस की साइड बायस होने का आरोप लगता है, कभी एडमिनिस्ट्रेशन का बायस होने का आरोप लगता है, कभी पॉलिटिशियंस ओपनली एथनिक लाइंस पर स्प्लिट हो जाते हैं, और रिजल्ट कन्फ्लिक्ट सिविल वॉर जैसा शेप लेने लगता है। गांव के गांव आग लगा दिए जाते हैं, मास डिस्प्लेसमेंट होता है, कम्युनिटीज फिजिकली सेपरेट हो जाती हैं, बफर जोन बन जाते हैं, और सबसे डेंजरस चीज, ट्रस्ट टूट जाता है, ट्रस्ट कोलैप्स कर जाता है। इसका प्राइम एग्जाम्पल है मणिपुर के अंदर जो कुकी और मीती वायलेंस चल रही है, वहां पर सबसे पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ठीक है जी, समझे? अब क्या सिचुएशन, ये चार इंसर्जेंसीज तक पढ़कर हमको नॉर्थ ईस्ट की सारी सिचुएशन समझ में आ जाएगी?
नॉर्थ ईस्ट की सारी सिचुएशन हमको समझने के लिए एक एंगल हमको और समझना होगा। एक एंगल हमको और समझना होगा जो कि है सोशल डिस्क्रिमिनेशन का एंगल। ये क्या है? देखो, अभी तक हमने इंसर्जेंसीज की कैटेगरी समझी, पॉलिटिकल रीजन समझे, हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस समझे, कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स को समझा, लेकिन एक चीज और है जो इक्वली जरूरी है, इमोशन। क्योंकि इंसर्जेंसीज सिर्फ बंदूकों से नहीं चलती, इमोशन से भी चलती है, ह्यूमिलिएशन से भी चलती है, एलियनेशन से भी चलती है, उस फीलिंग से कि शायद ये देश हमें अपना मानता ही नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लोगों के लिए ये फीलिंग थ्योरेटिकल नहीं है, ये डीपली एक लाइव एक्सपीरियंस है जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मेनलैंड इंडिया में जीना पड़ता है। अगर हम ये पार्ट इग्नोर कर दें तो हम कभी ऑनेस्टली नहीं समझ पाएंगे कि इंसर्जेंसीज को इमोशनल फ्यूल कहां से मिलता है। सबसे पहली प्रॉब्लम है दी चिंकी प्रॉब्लम। सबसे पहली प्रॉब्लम यहां पर आती है दी चिंकी प्रॉब्लम। ये क्या है? ये वो है जब हम किसी भी नॉर्थ ईस्ट रीजन के व्यक्ति को, लड़के को या लड़की को देखकर हम अंदाजा लगाने लगते हैं कि भैया ये तो चिंका है, हम उसको चिंका बोलने लगते हैं, हम उसको चाइनीज मानने लगते हैं, हम उसको नेपालीज मानने लगते हैं, जबकि वो नागालैंड से हो सकता है, अरुणाचल से हो सकता है, मिजोरम से हो सकता है, वो भारत का ही नागरिक हो सकता है, लेकिन हम ये चिंकी प्रॉब्लम में उसको डाल देते हैं। एक सिंपल सिनेरियो इमेजिन करो, एक नागालैंड का स्टूडेंट है, नाम मान लो उसका एंटोनियो, एटोनो, एंथनी, कोई भी नाम उसका मान लो आप। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, नॉर्थ कैंपस में उसका हॉस्टल मिलता है। बड़ा एक्साइटेड है वो लड़का, बड़ा नर्वस है वो लड़का। पहले टाइम नॉर्थ ईस्ट से वो बाहर निकला है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हॉस्टल गेट पर ही उसको एक आंटी मिल जाती है और आंटी पूछती है, बेटा वेयर आर यू फ्रॉम? आर यू फ्रॉम कोरिया? आर यू फ्रॉम जापान? अब एटोनो कहती है, नहीं आंटी जी, मैं इंडिया से हूं, नागालैंड से हूं। और आंटी जेन्युइनली सरप्राइज हो जाती है, अच्छा, नागालैंड इंडिया में है। देखो, ये हेट्रेड नहीं है, आंटी शायद एक अच्छी इंसान हो सकती है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ एटोनो पर? उसको ये मैसेज मिलता है कि तुम यहां के नहीं लगते, तुम बाहर के लगते हो, तुम चाइना के लगते हो, तुम कोरिया के लगते हो, तुम जापान के लगते हो। और जब ये एक बार नहीं बार बार होता है तो आइडेंटिटी फ्रैक्चर होने लगती है। फिर आता है ओपनली रेसिस्ट बिहेवियर, जब हम बार बार उनको चिंकी कहना शुरू करते हैं। ये स्लर नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के अगेंस्ट यूज होता है। क्यों? क्योंकि उनके फेशियल फीचर अलग होते हैं, उनकी अपीयरेंस मोंगोलॉइड है, उनकी आंखें थोड़ी नैरो होती हैं, उनका बोन स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, माथा उनका थोड़ा ब्रॉड होता है, रंग उनका एकदम साफ होता है। और मेनलैंड इंडिया के लोग ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेते हैं कि ये तो चाइनीज है, नेपाली है, ये तो फॉरेनर है। प्रॉब्लम सिर्फ गाली की नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ चिंकी कहने की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इस स्लर के अंदर एक हिडन मैसेज छुपा हुआ है कि तुम इंडियन नहीं लगते। और ये डीपली डैमेजिंग फैक्ट है। 2014 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसने पूरे देश को हिला दिया था, नीडो टानिया का इंसिडेंट। नीडो तानिया 19 साल का लड़का था, अरुणाचल प्रदेश से आया था, दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में दुकान वालों ने उसके हेयर स्टाइल के चलते, उसकी अपीयरेंस के चलते उस पर रेसिस्ट कमेंट किए थे, आर्गुमेंट हुआ था, मॉब वायलेंस हुई थी, और नीडो को इतना मारा गया, नीडो तानिया को इतना मारा गया कि सड़क पर ही उसकी डेथ हो गई थी। एक इंडियन सिटीजन इंडिया की कैपिटल में अपनी अपीयरेंस की वजह से पीट पीट कर अपना दम तोड़ देता है सड़क पर ही। नीडो के बाद नेशनल आउटरीच हुआ था, गवर्नमेंट ने बेस बरुआ कमेटी बनाई थी, कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन रिकमेंडेशन लागू कहां हुए? कुछ चेंज कहां हुआ? अभी भी तो वही सब कुछ हो रहा है दिल्ली के अंदर, देश के अंदर। नीडो आइसोलेटेड केस नहीं था, और भी ऐसे कई सारी केसेस जो है वो हमको नॉर्थ से लेकर साउथ तक देखने को मिलते हैं। इवन कोविड के टाइम पर भी 2020 में नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को पब्लिकल स्पेस के अंदर टारगेट किया गया था कि भैया तुम तो चाइनीज हो, तुम तो चाइनीज वायरस लेकर आए हो, तुम तो वायरस लेकर आने वाले लोग हो। ये रैंडम इंसिडेंट नहीं थे, ये पैटर्न था जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मेनलैंड इंडिया के अंदर फेस करना पड़ा था। और जब एक कम्युनिटी रिपीटेडली सेम एक्सपीरियंस फेस करती है तो डिस्ट्रस्ट जो है वो बढ़ता है, जिसके चलते इंसर्जेंसीज फ्यूल होती है, इमोशंस जो है वो लोगों के चेंज होते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, अगर हम हमारे बॉलीवुड की मूवीज को उठाकर देख लें, अगर हम हमारे बॉलीवुड की मूवीज को उठाकर देख ले तो वहां पर भी अपने को यह इग्नोरेंस देखने को मिलती है। मेनलैंड इंडिया नॉर्थ ईस्ट को कितना एक ही जानता है, बहुत कम जानता है, और मूवीज भी वही चीज दिखाती हैं। बॉलीवुड में नॉर्थ ईस्ट दशकों तक ऑलमोस्ट इनविजिबल रहा। अगर नॉर्थ ईस्ट का कोई कैरेक्टर किसी मूवी के अंदर आ भी जाता था तो उसको एक स्टीरियोटिपिकल रोल दे दिया जाता था।
रिसेंट ईयर्स में कुछ मीनिंगफुल मूवीज आई हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से ये सिनेरियो जो है वो चेंज नहीं हुआ है। रियलिटी यही है कि मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा ने नॉर्थ ईस्ट को ऑलमोस्ट इरेज ही कर दिया। मीनवाइल नॉर्थ ईस्ट का सिनेमा इतना ज्यादा फ्लरिश कर रहा है, लेकिन वो हिंदी सिनेमा तक, हिंदी बेल्ट तक पहुंच नहीं पा रहा है। वहीं आप टेक्स्ट बुक को उठाकर देख लीजिए, हमारी हिस्ट्री की किताबों को, स्कूल की किताबों को उठाकर आप देख लीजिए। आप स्कूल टेक्स्ट बुक उठाओगे, आपको एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट की किताब के अंदर मुगल की हिस्ट्री मिल जाएगी, मौर्यास की हिस्ट्री मिल जाएगी, गुप्ता मिल जाएंगे, दिल्ली सल्तनत मिल जाएंगे, मराठा मिल जाएंगे, ब्रिटिश राज मिल जाएगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट कहीं मिलेगा ही नहीं। कुछ पैराग्राफ्स के अंदर नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री को खत्म कर दिया जाएगा। शायद आपकी किताब के अंदर अहोम डायनेस्टी के ऊपर आधा पेज मौजूद हो, शायद मणिपुर का एक टाइनी मेंशन मौजूद हो, मिजो एकॉर्ड ऑलमोस्ट एब्सेंट ही होगा, नागा इंसर्जेंसी एब्सेंट होगी, बोडो मूवमेंट एब्सेंट होगी, शंकर देव और आसामीज भक्ति मूवमेंट वो भी थोड़े से ही डिस्कस किए गए होंगे। इसका रिजल्ट क्या होता है? एक मेनलैंड इंडियन स्टूडेंट जब ग्रेजुएट हो जाता है, उसको नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। फिर वही स्टूडेंट दिल्ली हॉस्टल में नागा रूममेट से पूछता है, तुम इंडियन हो भाई साहब? और उससे जनरली लगता है कि वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के लिए ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। यहीं से वो डेंजरस साइकिल क्रिएट होती है। मेनलैंड इग्नोरेंस करता है, नॉर्थ ईस्ट एलियनेटेड फील करता है, डिस्ट्रस्ट बढ़ता है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स स्ट्रोंग होती है और सेपरेटिज्म की फीलिंग को और ज्यादा फ्यूल मिलता है। इंसर्जेंट ग्रुप्स इसी इमोशनल फ्रैक्चर को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो कहते हो देखो इंडिया तुम्हें अपना मानता ही नहीं है। और जब किसी यंग स्टूडेंट ने रेसिज्म को पर्सनली एक्सपीरियंस किया हो, तो ये नैरेटिव इमोशनली उसे बिलीवेबल लगने लगता है। इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ सोशल इशू नहीं है, नेशनल इंटीग्रेशन का इशू भी है, सिक्योरिटी इशू भी है, सिविलाइजेशनल इशू भी है। ठीक है, तो ये सभी कारण थे नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी के। ठीक है, ये सभी कारण थे नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी के। इसके अलावा इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन तो एक मेजर कारण है ही है, कल्चरल फिट एक मेजर कारण है ही है, कल्चरल सुपीरियोरिटी जो कम्प्लेक्स है मेनलैंड इंडियंस के अंदर, वो भी एक मेजर कारण है ही है। ठीक है जी, तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए, इसको ठीक कैसे किया जाए, इंडिया ने कैसे इसको ठीक किया? हाउ इंडिया हेल्ड द नॉर्थ ईस्ट टुगेदर? क्या हमने किया जिसके चलते इंडिया जो है वो एक रहा? डेमोक्रेसी उसका एक कारण था, फेडरलिज्म उसका एक कारण था, आर्ट ऑफ एब्जॉर्बिंग कन्फ्लिक्ट उसका एक कारण था, एलिनेशन था, ज्योग्राफी अगेंस्ट थी, फिर भी भारत होल्ड कर गया, भारत टूटा नहीं। आंसर सिंपल इसका नहीं है। कोई एक मास्टर स्ट्रोक नहीं था जिससे नॉर्थ ईस्ट टूटने से बचा, कोई एक सिंगल लीडर नहीं था जिसने नॉर्थ ईस्ट को टूटने से बचाया, कोई वन टाइम मिलिट्री विक्ट्री हमने नॉर्थ ईस्ट में नहीं जीती। इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट को फोर्स से नहीं, फोर्स से तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मल्टीपल ओवरलैपिंग सिस्टम के थ्रू होल्ड करने का काम किया। कुछ सॉल्यूशन हमारे सक्सेसफुल रहे, कुछ पार्शली सक्सेसफुल रहे, कुछ फेल भी हुए, और इन कॉन्ट्राडिक्शंस को समझना भी हमारे लिए जरूरी है। हमने किस किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का काम किया? हमने नॉर्थ ईस्ट को एक रखने के लिए कई सारे मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल किया। जैसे कि सबसे पहला मैकेनिज्म था हमारा फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म। हमने अपने फेडरलिज्म को, हमने अपने संविधान को इतना फ्लेक्सिबल बनाया कि हमने नॉर्थ ईस्ट के जितने भी रीजन थे, उनकी जितनी भी एस्पिरेशंस थी, उनको इंटीग्रेट करने का काम किया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर बेंट हुआ ताकि हमारा देश बेंट ना हो। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्किटेक्चर को चेंज किया ताकि हमारे देश का नक्शा चेंज ना हो। अगर हम यूनिफॉर्मिटी को ही अप्लाई करते चलते तो ये सारा भारत टूट सकता था, लेकिन हमने सक्सेसफुली बेंड कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को टूटने नहीं दिया। ठीक है, हमने आर्टिकल 371 के मल्टीपल जो फ्रेगमेंट्स है वो लागू किए। आर्टिकल 371 ए लेकर आए, 371 बी लेकर आए, 371 सी, ऐसे करते करते हम हर स्टेट के लिए एक अलग पर्टिकुलर आर्टिकल लेकर आए। हमने फिफ्थ शेड्यूल लागू किया, हमने सिक्स शेड्यूल लागू किया। इन काउंसिल्स के पास हमने बॉर्डर काउंसिल बनाई, हमने टेरिटोरियल काउंसिल बनाई, हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई और उनको रियल पावर दी। लैंड रेगुलेशन की पावर दी, फॉरेस्ट मैनेजमेंट की पावर दी, कस्टमरी जस्टिस की पावर दी, लोकल गवर्नेंस की पावर दी, जिसके चलते हमारे फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म के चलते हम नॉर्थ ईस्ट को, पहला कारण था कि टूटने से हम बचा पाए। दूसरा जो हमारा मैकेनिज्म था जिसके थ्रू हमने नॉर्थ ईस्ट को बटने से रोका, वो था बैलेट सिस्टम, वो था इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है, हमने इलेक्शंस करवाए नॉर्थ ईस्ट के अंदर।
हमने ये समझ लिया, हम लोगों को फ्रॉम गन टू बैलेट लेकर आए, हमने लोगों को गन टू बैलेट तक का सफर करवाया। ये मेजर मेजर सोल्यूशन था इलेक्शन। और ये पॉइंट सरप्राइजिंगली बड़ा अंडररेटेड है, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग सिस्टम नहीं थी। डेमोक्रेसी जो थी, इलेक्शंस जो थे, वो इंसर्जेंट्स के लिए एक एग्जिट रूट बने। उन्होंने इंसर्जेंसी को छोड़ा। स्लोली इंसर्जेंट लीडर्स को समझ में आ गया कि गन से अटेंशन मिल सकता है, गन से डर क्रिएट हो सकता है, फियर क्रिएट हो सकता है, सर्वाइवल हो सकता है, लेकिन गवर्नेंस, लेकिन डेवलपमेंट वो बंदूक से नहीं आ सकता। बजट का कंट्रोल बंदूक से नहीं आ सकता। पॉलिसी मेकिंग बंदूक से नहीं आ सकती। इलेक्शन से ही वो आएगी। और यहीं पर इंडियन डेमोक्रेसी ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी दिखाई। सभी रेबल्स को, ज्यादातर रेबल्स को जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट क्रिएट कर रहे थे, उनको अपने इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर हमने एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके चलते ये सिचुएशन जो थी वो कामयाब हुई, कंट्रोल्ड हुई। एग्जाम्पल, लाल देंगा मिजोरम के एक बहुत बड़े इंसर्जेंट थे, और लाल देंगा मिजोरम के बाद में मुख्यमंत्री भी बने। लाल देंगा के साथ ही जो उनके साथ इंसर्जेंट थे, बाद में वो लाल देंगा की कैबिनेट के अंदर मंत्री के रूप में शामिल भी हुए। और बाद में उन्होंने पीस एकॉर्ड भी साइन किया भारत सरकार के साथ, जिसके चलते सारी सिचुएशन कंट्रोल हम कर पाए। तो पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमारा फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म कारण रहा, नॉर्थ ईस्ट नहीं टूटा। दूसरा कारण रहा डेमोक्रेटिक एग्जिट रूट, यानी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को हमने एब्जॉर्ब करवाने के लिए इस्तेमाल किया इन सभी लोगों को हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर। तीसरा कारण क्या था जिसके चलते नॉर्थ ईस्ट नहीं टूटा? तीसरा कारण था हमारा पेशेंस, हमारी स्ट्रेटजी ऑफ एग्जॉशन। ये हमारा तीसरा कारण था जिसके चलते भारत नहीं टूटा। सब निगोशिएशन, लंबी निगोशिएशन चली, एग्जॉस्टिंग निगोशिएशन चली, फ्रस्ट्रेटिंग निगोशिएशन चली, और ऑनेस्टली इंडिया स्टेट की मोस्ट अंडररेटेड अचीवमेंट में से ये एक थी। क्योंकि दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज इंसर्जेंसीज को सिर्फ दो तरीके से हैंडल करना जानते हैं, या तो उनको क्रश कर दो मिलिटरली, या फिर देश के टुकड़े कर दो और इंसर्जेंसीज को हमेशा के लिए समाप्त करो। इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट में तीसरा मॉडल ट्राई किया, जो था कीप टॉकिंग, कीप टॉकिंग, कीप टॉकिंग एंड कीप टॉकिंग। यानी कि पेशेंस के साथ 1993 में अकॉर्ड साइन किया, 2003 में अकॉर्ड साइन किया, 2020 में अकॉर्ड साइन किया। हम अगर बोडो मूवमेंट की बात करें, मिजोरम की बात करें, तो 1986 में पीस अकॉर्ड साइन किया, और उसके बाद धीरे धीरे लगातार इलेक्टोरल स्टेबिलिटी बनी हुई है। नागालैंड की बात करें तो 1997 में सीज फायर हुआ, 2015 में एग्रीमेंट हुआ। अब तक नागास के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में 600 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं। तो हमने पेशेंटली सारी सिचुएशन को कंट्रोल किया, ताकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को यह समझाया जा सके कि आप भारत से अलग नहीं हो। और चौथा मैकेनिज्म जो भारत ने इस्तेमाल किया, तो जब हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया के कॉरिडोर के रूप में देखना शुरू किया, तब हमारी सारी की सारी कहानी बदल गई। उसके बाद से हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए। वहां पर हमने भूपेन हजारिका सेतु बनाया, वहां पर हमने बोगीबिल ब्रिज बनाया, वहां पर हमने रेल कनेक्टिविटी को एक्सपेंड किया, वहां पर हमने एयरपोर्ट एक्सपेंशन किया, वहां पर हाईवे कॉरिडोर बने, एशियन हाईवे प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कॉरिडोर वहां पर बन रही है, और बेटर मिलिट्री मोबिलिटी अब वहां पर एक्सेसिबल हो पाई है। ये सब कुछ हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर कर रहे थे, ताकि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भारत के साथ कनेक्ट रख सके, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज थी वो सभी की सभी दूर हो जाए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जब हमने लागू किया, लुक ईस्ट पॉलिसी से चेंज करके जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ऊपर आए, ये हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। पहले नॉर्थ ईस्ट को हम सिर्फ दिल्ली की फ्रंटियर प्रॉब्लम की तरह देखा करते थे, लेकिन अब हम उसे, जैसे मैंने आपको बताया, गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया के रूप में हम प्रोजेक्ट करने लगे। हमने इम्फाल मांडले हाईवे बना दिया, म्यांमार से कनेक्टिविटी कर दी, सितवे प्रोजेक्ट हम लेकर आए, एशिया के साथ ट्रेड लिंक हमारी बढ़ी, क्योंकि हमारा आइडिया एकदम सिंपल था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडिया का डेड एंड नहीं होगा, इट विल बिकम इंडिया साउथ ईस्ट एशियन ईस्टर्न गेटवे। ये हमारा सारा का सारा प्रोग्राम था। लेकिन डेवलपमेंट की अपनी एक लिमिट होती है, डेवलपमेंट की स्टोरी कभी परफेक्ट नहीं होती है। हमने रोड्स बनाई वहां पर, इंटरनेट वहां पर इंप्रूव हुआ, एजुकेशन का एक्सेस वहां पर बड़ा है, लेकिन अभी भी डीपर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अभी भी वहां पर कमजोर है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी वहां पर अनइवन है, हाई पेइंग जॉब्स वहां पर लिमिटेड हैं, और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीटली पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से डिसअपियर नहीं होती है। अभी भी फ्रस्ट्रेशन आपको वहां के लोगों में देखने को मिलेगी। वहां पर कनेक्टिविटी आई है, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो फीलिंग है वो अभी भी वहां पर यूनिवर्सल नहीं है। इसके साथ साथ आपका रिलेटेड कंसर्न तो अभी भी चल ही रहे हैं।
आफ्सपा जो 1958 में नॉर्थ ईस्ट के अंदर लेकर आया गया था, जैसे कि आप जानते हो अभी तक पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के सभी एरिया से उनको रिमूव नहीं किया गया है। तो अल्टीमेटली नॉर्थ ईस्ट को होल्ड करने के लिए इंडिया ने 5 मेजर टूल्स को यूज किया। फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म हमने बनाया, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हम लेकर आए, लॉन्ग टर्म निगोशिएशन हमने करी, डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी हमने बनाई, मिलिट्री कंटेनमेंट किया हमने आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। और रियलिटी ये है, इन सब ने मिलकर काम किया। कोई सिंगल फैक्टर जो था वो अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है नॉर्थ ईस्ट को इंडिया के साथ कनेक्ट करके रखने के लिए, सभी ने मिलकर काम किया। और फिर भी स्टोरी कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि पीस और इंटीग्रेशन सेम चीज नहीं होते, ये आप भी जानते हो। वायलेंस कम हो सकता है, डिस्ट्रस्ट अभी भी यहां पर सरवाइव कर रहा है। और इसीलिए जून 2026 में भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ये अभी तक चल रही है। ठीक है जी। तो सवाल ये है, आज नॉर्थ ईस्ट कैसा है? ऑनेस्ट आंसर अगर मैं आपको दूं, आज नॉर्थ ईस्ट मिक्स कंडीशन के अंदर है। कुछ स्टेट्स रिमार्केबली पीसफुल हैं और कुछ स्टेट्स के अंदर प्रॉब्लम्स अभी भी आपको दिखाई देंगी। ठीक है जी। तो ये थी सारी की सारी हमारी कहानी। इंडिया क्यों नहीं टूटा, क्यों नॉर्थ ईस्ट भारत के साथ बना रहा, कैसे नॉर्थ ईस्ट भारत के साथ बना रहा, इसको हमने शुरू से लेकर अंत तक सारा समझने का काम किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड परचम क्लासेस को सब्सक्राइब किए बिना आप मत जाइए। परचम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमसे आप जुड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।